गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग देख रहे थे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसमें कि हमने पायरॉल, उसके 5 मेंबर रिंग के सिंथेसिस और उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी थी। उसकी डिफरेंट रिएक्शंस भी हमने देखी थी, विभिन्न अभिक्रियाएं वो क्या क्या करता है। पायरॉल के बाद नेक्स्ट हमारा जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हम कंसिडर करते हैं वो है फ्यूरेन। 5 मेंबर रिंग जिसमें कि एक एटम ऑक्सीजन और बाकी कार्बन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन पर क्योंकि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिंग में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और इसको एरोमेटिक बनाने में मदद करता है। फ्यूरेन की बनाने की विधि हम देखें। सबसे पहली बनाने की विधि है शीले मेथड। इस विधि में आप देख सकते हैं फ्यूरेन को हम म्यूजिक अम्ल से बनाते हैं। म्यूजिक एसिड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये एक साइक्लिक मॉलिक्यूल नहीं है, साइक्लिक नहीं है। यहाँ पर एक बॉन्ड का गैप है। इस तरह का एक कंपाउंड है जिसको कि हम ड्राई हीट आसवन करते हैं उसका हम ड्राई अवस्था में। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स, जैसा कि दिखाया जा रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं यहाँ से और दोनों एक साइड से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाता है। इसके पश्चात हमें एक फ्यूरिक अम्ल इंटरमीडिएट के तौर पर प्राप्त होता है। अगर हम इसी को ज़्यादा हीट करें तो हमें फ्यूरेन प्राप्त होता है, अर्थात दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक एसिड से CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और फ्यूरेन प्राप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस है फरफ्यूरल। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं। फरफ्यूरल को बनाने के लिए हमें पहले एल्डोपेंटोज लेना पड़ता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। इस एल्डोपेंटोज को हम जब हीट करते हैं तो भाप में इसमें 3 मॉलिक्यूल्स पानी के जल के बाहर निकल जाते हैं और हमें फरफ्यूरल मिलता है। ये फरफ्यूरल फर्दर कैल्शियम ऑक्साइड के उपस्थिति में अगर गर्म किया जाए तो हमें फ्यूरेन की प्राप्ति होती है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस हम देखें फ्यूरोइक अम्ल से। फ्यूरोइक अम्ल का स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसको हम कॉपर पाउडर कैटलिस्ट लेते हैं और क्विनोलिन इसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं और जब हम इसको ट्रीट करते हैं, इस तरह से गर्म किया जाता है, तो हमें फ्यूरेन और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस देखें हम सक्सिनाल्डिहाइड हम अगर ले लें, ये आपको दिखाई दे रहा है, जो कि अपने जो कीटोनिक फॉर्म है उससे इनोलिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर हम इसको P2O5 के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो इसका जो इनोल फॉर्म है वो फ्यूरेन में परिवर्तित हो जाता है। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। इसके बाद हम देखें पॉल-नॉर सिंथेसिस। पॉल-नॉर सिंथेसिस में हम 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स काम में लेते हैं। ये डाइकार्बोनिल कंपाउंड है, एसीटोनिल एसीटोन कंपाउंड है। इस कंपाउंड को जब इसका जो इनोल फॉर्म है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गए हैं, ये इसका इनोल फॉर्म होता है। हमेशा इनोल और कीटो फॉर्म एक दूसरे के रेजोनेंस में उपस्थित होते हैं। ये कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कोई कंडीशन अगर इसको बनने का ज़्यादा फेवर करती है तो ये अभिक्रिया इस दिशा में बढ़ती है, और कोई कंडीशन अगर इसके बनने को, कीटोन के बनने को प्रेफर करती है तो ये अभिक्रिया इस दिशा में होती है, अर्थात कीटोन विलयन में ज़्यादा पाया जाएगा। अब इसमें हम अगर P2O5 से इसकी रिएक्शन कराएं तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड 2,3 डाईमेथिल फ्यूरेन प्राप्त होता है। इसके आगे नेक्स्ट हम देखें मेथड ऑफ सिंथेसिस। एसिटो एसिटिक एस्टर से भी हम फ्यूरेन को बना सकते हैं। हमने अपनी पिछली कक्षाओं में रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स पढ़े थे। उसमें हमने मेलानिक एस्टर और एसिटो एसिटिक एस्टर के बनाने की विधि और उसके द्वारा जो सिंथेसिस और पदार्थों का आसानी से किया जा सकता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था। आप अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को आप लिंक को क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। वहाँ कई सारे चैप्टर्स आपको जो हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा दिए हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पर अब आप देखते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर से हम कैसे फ्यूरेन को बनाते हैं। ये एसिटो एसिटिक एस्टर
का सोडियम सॉल्ट है, क्योंकि इसका जो CH2 समूह यहाँ पर होता है वो दोनों तरफ कीटोनिक ग्रुप और एस्टर ग्रुप अटैच होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रकृति में ऐसा हो जाता है कि H+ को आसानी से दे देता है, अर्थात अम्लीय प्रकृति का हो जाता है। तो इसकी वजह से सोडियम सॉल्ट हम इसका काम में ले लें और उसको हम फिर आयोडीन से ट्रीट कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल इसके आपस में जुड़ जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर लिख के भी बता देती हूँ, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 COO C2H5, ये एसिटोएस्टिक एस्टर है। इसका हमने सोडियम सॉल्ट लिया है, दैट इज़ CH3 C डबल बॉन्ड O CHNA और COO C2H5। तो ये जो सोडियम सॉल्ट है, अगर हम इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं सेम और उसको हम आयोडीन से ट्रीट कराते हैं तो 2 सोडियम आयोडाइड NaI बाहर निकल जाते हैं और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक बंध बन जाता है, यानी 2 एसिटोएस्टिक एस्टर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ करके इस तरह से बंध बना लेते हैं, आप देख सकते हैं। इसके पश्चात इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया जाता है। तो हमें इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर COO C2H5 COO C2H5 और यहाँ पर हमें इसका जो है ये कीटोनिक फॉर्म है, ये दिख रहा है आपको, ये कीटोनिक फॉर्म है, लेकिन ये कीटोनिक फॉर्म भी इनोलिक फॉर्म में, ये जो है ये इनोल फॉर्म में अकर करता है। और जैसे ही हम इसको H2SO4 को साथ में काम में लेते हैं और इसको हीट करते हैं H2SO4 के साथ में, तो जैसा कि हम हमारी पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पुरानी क्लासेस में हमने देखा था कि अगर हम सांद्र H2SO4 काम में लेते हैं तो उसका कार्य होता है निर्जलीकरण का, और अगर हम तनु H2SO4 लेते हैं तो उसका काम होता है जल को उस मॉलिक्यूल में जोड़ देने का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं H2SO4 की उपस्थिति में जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और ये फ्यूरेन बनता है। यहाँ पर आप जब इसको और फर्दर गर्म करेंगे तो इसमें से दोनों कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकाल करके डाई सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरेन आपको प्राप्त होता है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं फ्यूरेन के मेथड ऑफ सिंथेसिस में इसके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इनोल फॉर्म हम ले लें किसी कंपाउंड का और उसको हम ये हमारा क्लोरोकीटोन है जिसका कि हमने इनोल फॉर्म काम में लिया है और इसकी हम एसिटोएस्टिक एस्टर के इनोल फॉर्म से इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें 2,4 डाइमेथाइल फ्यूरेन प्राप्त होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं फ्यूरेन की प्रॉपर्टीज़। फ्यूरेन की प्रॉपर्टीज़ में ये क्योंकि पोलर इन नेचर है और ये यूवी स्पेक्ट्रा में अपनी पीक्स देता है, IR स्पेक्ट्रा में भी इसकी पीक्स हमें मिलती हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में आता है और इसके रिंग में आने की वजह से हमें यहाँ पर ऋण आवेश, फिर उसके बाद इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के द्वारा इस स्थिति पर ऋण आवेश और फिर इस स्थिति पर ऋण आवेश और इसके आगे नेक्स्ट इस स्थिति पर ऋण आवेश हमें मिलता है। तो लगभग इसकी सारी पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज हमें रेजोनेंस के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये इस पर जो है किसी भी E+ का अटैक, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत आसान होता है और ये हालांकि इसमें अनुनादी संरचना है लेकिन इसका स्थायित्व बेंजीन से कम पाया जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर sp2 संकरित जितने भी कार्बन हैं ये दिखाई दे रहे हैं आपको। उसके पश्चात में ऑक्सीजन के पास में एक p कक्षक में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि रेजोनेंस में भाग लेता है और हमें इस तरह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। अगर इस पर E+ का अटैक हो, जैसा कि मैंने बताया, इसके विभिन्न कार्बन पर सभी लगभग चारों कार्बन पर ऋण आवेश आता है, तो जो E+ का अटैक है वो हम प्रेफरेबली हर स्थिति पर देखते हैं, लेकिन प्रेफरेबली वो अल्फा स्थिति पर अटैक ज़्यादा संभव होता है क्योंकि जब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल कौन से हो सकते हैं, NO2+ या Cl+ या कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड
आयंस इस पर अगर अटैक करें और हम दो स्थितियों पर प्रहार देखें, क्योंकि हम जानते हैं ये स्थिति अल्फ़ा है और ये स्थिति भी अल्फ़ा है, ये बीटा है और ये बीटा है, तो इस स्थिति पर या स्थिति पर प्रहार सिमिलर कंडीशंस हैं। तो हम देखते हैं अल्फ़ा स्थिति पर जब प्रहार होता है तो हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इस तरह से रिंग में रोटेट करता हुआ दिखता है। यहाँ पर अटैक के बाद में जो धन आवेश है वो यहाँ आता है, तत्पश्चात सेकंड स्टेप में वो धन चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर आएगा और उसके नेक्स्ट इस ऑक्सीजन पर आएगा। अर्थात अल्फा स्थिति पर प्रहार के पश्चात 3 अनुनादी संरचनाएं बनती है, लेकिन यही प्रहार अगर बीटा स्थिति पर होता है तो सिर्फ 2 ही अनुनादी संरचनाएं बनती है। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल जितनी ज़्यादा अनुनादी संरचनाएं देता है उतना ही ज़्यादा वो स्थायी होता है। इसीलिए जो अल्फ़ा स्थिति है उस पर जो प्रहार है उसके पश्चात हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो ज़्यादा स्थायी होता है। अब इसकी अभिक्रियाएं हम देखें। फ्यूरेन की अगर हम HgCl से अभिक्रिया कराते हैं HgCl2 से, तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये प्रोडक्ट मिलता है और ये प्रोडक्ट फिर बाद में हमें कई सारे अन्य उत्पाद देता है। जैसे कि हमने इसका ब्रोमीन या आयोडीन से अभिक्रिया कराई तो ये रिप्लेस होकर के यहाँ पर ब्रोमीन लग जाता है। अगर हम एसाइल क्लोराइड से इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर COR अटैच हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम इसके रिएक्शंस देखें। हम फ्यूरेन से थायोफीन बना सकते हैं और पायरॉल बना सकते हैं। जैसा कि हमने पायरॉल में देखा था, हमने पायरॉल से फ्यूरेन और थायोफीन बनाया था। इसी तरह से फ्यूरेन से हम फास्फोरस सल्फाइड की अभिक्रिया कराएं टेम्परेचर के साथ में तो हमें थायोफीन प्राप्त होता है। और अगर हम अमोनिया के साथ में हाई टेम्परेचर और कैटलिस्ट Al2O3 लेते हैं तो हमें पायरॉल प्राप्त होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट रिएक्शन हम देखें फ्यूरेन की। जब हम रिंग ओपनिंग रिएक्शन है HCl और मिथेनॉल की उपस्थिति में HCl से जब अभिक्रिया कराते हैं, मिथेनॉल यहाँ पर सॉल्वेंट है, तो हमें रिंग जो पूरी है वो टूट करके और इस तरह से हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, रिंग खुल जाती है। इसी तरह से एक्वस H2SO4 के साथ में भी रिंग ओपनिंग हमें दिखाई देती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिडक्शन अपचयन अभिक्रिया। निकल और हाइड्रोजन की उपस्थिति में जब हम पैलेडियम और हाइड्रोजन की उपस्थिति में जब हम इसका रिडक्शन करते हैं, अपचयन से तात्पर्य इस पर हाइड्रोजन का जुड़ना है, तो हमें टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन प्राप्त होता है। इसके नेक्स्ट हम देखें, अगर हम ऑक्सीजन से इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो जो रिंग है वो ऑक्सीजन इस तरह से रिंग में अंदर जुड़ जाता है और हमें परऑक्साइड प्राप्त होता है। डी सेल्डर रिएक्शन में भी हमें ये बहुत उपयोगी रिएक्शन है और इसमें भी हमें उत्पाद प्राप्त होता है। इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।